हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 21 दिसंबर 2020 को सेकेंड सिटिंग में इंडो इकोनॉमी का हुआ है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में उनके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें मैं इस वीडियो में केवल 50 क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा, इसीलिए दो पार्ट में मैं आप सभी को जो इंडो इकोनॉमी का क्वेश्चन है उसका आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। तो पहला पार्ट में मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जो सेकेंड पार्ट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल में जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था, मतलब ये तीनों प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये कॉलोनिकल भी थी और सेमी फेडरल भी थी और डिसइंटीग्रेटेड भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास किसने किया था। जो जो पहला प्रयास किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और दूसरा प्रयास विलियम डिग्बी के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे पहला प्रयास पूछा गया है तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो आप सभी को पता होगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये सभी आते हैं। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण जो है वो पर कैपिटा इनकम, जिसे आप प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो कम है, निम्न स्तर होना उसका, कृषि पे निर्भर होना, मतलब कृषि को हम लोग प्रधान मान चुके हैं, कृषि पे ही अधिकतर जो यहाँ पे के पॉपुलेशन है वो निर्भर है, और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है। तो यही सब रीजन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पिछड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। पांचवा का आंसर डी हो जाएगा। छठा प्रश्न है अल्प विकसित देशों की विशेषता है। तो देखिए अल्प विकसित देशों की विशेषता ये होती है, मतलब वैसा देश जो बहुत कम विकसित हुआ है, तो उसका क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कम होता है। अब देखिए जैसे ही प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे व्यापक होगा निर्धनता, वहाँ लोग जो है गरीबी से जूझेंगे और पूंजी की कमी होगी। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी डी ही होगा, उपर्युक्त सभी होगा। फिर सातवां क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण जो है ये आपका है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि यहाँ पे कुशल श्रम एवं तकनीकी ज्ञान की कमी है, बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी व्याप्त है, और जन्म दर जो है वो उच्च है, मतलब बहुत तेजी से आपका पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ हो रहा है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि अर्ध विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो अर्धविकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी, इस सभी प्रकार की बेरोजगारी है। तो उपर्युक्त डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। तो आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ हुआ वो शायद 1956 के आसपास हुआ था, मतलब ये 20वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन की विशेषताएं हैं। तो आर्थिक नियोजन की विशेषताएं क्या होती है, कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर, तो होता है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, साधनों पर नियंत्रण करना, उसके बाद एक निश्चित अवधि रखना और उसका सर्वांगीण विकास करना। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत हर एक चीज़ पे आपको, जैसे कंट्रोल ऑफ रिसोर्स, उसके बाद डेफिनिट पीरियड, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक नियोजन की विशेषताएं हैं कि साधनों पर नियंत्रण करना है, निश्चित अवधि में उसको कंप्लीट करना है और सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है नियोजन के उद्देश्य हैं। तो देखिए आप जो प्लानिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उसका एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होता है, राजनीतिक उद्देश्य भी होता है, सामाजिक उद्देश्य भी होता है और आर्थिक उद्देश्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी।
अब यहाँ पे फिर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर नोट, मतलब नियोजन के उद्देश्य में कौन नहीं आते हैं। तो देखिए आप ऊपर में अभी देख ही लिए हैं, 3 ठो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य होते हैं, इसके अलावा नहीं होगा। तो देखिए आपका राजनीतिक तो होगा, सामाजिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया उद्देश्य नहीं है, तो धार्मिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब किसी विशेष धर्म के प्रति नियोजन नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य हैं, मतलब जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए प्लानिंग के प्रोस्पेक्ट में, तो वो आपका इंटरनल पीस होना चाहिए, आंतरिक शांति, सुरक्षा होना चाहिए, और नीतियों, जो भी नीति बनाए उसका पालन होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें मैक्सिमम उपर्युक्त सभी वाला ही आंसर सही है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन के आर्थिक उद्देश्य है। तो नियोजन के आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं? जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अवसर की समानता हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, उत्पादन में अधिक उत्पादन करना चाहिए, और आय का समान तरीके से वितरण होना चाहिए। तो उपर्युक्त सही जो है इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नियोजन के सामाजिक उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समानता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 15 का भी। 16 नंबर प्रश्न है नियोजन के आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए नियोजन के आर्थिक उद्देश्य सबसे पहले आप जान लीजिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है, उसके बाद अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी भी आता है, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। मतलब नियोजन के अंतर्गत जो है वो जीवन स्तर ऊंचा करना एक उद्देश्य होता है, आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य होता है, और आर्थिक संरचना को डेवलप करना ये भी उद्देश्य होता है। तो इसमें जो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आर्थिक उद्देश्य नहीं है, तो इस तीनों में से तो कोई होगा नहीं, तो यहाँ पे और कोई अदर ऑप्शन है नहीं, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है नियोजन निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर्मेशन इज। तो नियोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है ये आपका रूपरेखा तैयार करना, मतलब कोई भी चीज़ आप नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उसका रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद उसका दृष्टिकोण पत्र बनाएंगे, उसके बाद शुरुआती आप विचार करेंगे उसके ऊपर, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 18 नंबर प्रश्न है नियोजन निर्माण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो नियोजन निर्माण प्रक्रिया में शामिल जो नहीं है, राज्य योजना तो निश्चित रूप से शामिल है, जिला योजना भी, अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना होगा, और उसके लिए स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो मेरे अनुसार से शायद जो शामिल नहीं होगा वो आपका क्रियान्वयन नहीं होगा, क्योंकि जब प्लानिंग हो जाएगा हर एक स्तर पे तो क्रियान्वयन तो ऑटोमेटिकली होगा ही, वहाँ पे कार्य जो है वो होगा ही उसके ऊपर, लेकिन क्रियान्वयन उसमें योजना में शामिल शायद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे अनुसार से सही होगा। बाकी आपको अगर कंफर्म आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्म जानकारी हो तो। अदरवाइज अगर ये सही होगा तो फिर आपको कमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने डी ऑलरेडी बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी ये आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 19 का वो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। वहाँ पे ऊपर में योजना आयोग है, तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 और नीति आयोग 1 जनवरी 2015। तो 20 का उत्तर डी हो जाएगा और 19 का उत्तर आपका बी होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जो कृषि क्षेत्र आता है इसी को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर होता है जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र आप सभी को पता होगा सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो पहला 21 का आंसर ए ही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भारतीय कृषि की उत्पादकता है। तो देखिए अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है ये निम्न है, उसकी प्रोडक्टिविटी निम्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए कौन सा जो है तत्व उत्तरदायित्व है। तो देखिए तकनीकी तत्व जो है उत्तरदायित्व है, क्योंकि भारतीय कृषि के पास कृषि विभाग में हर एक चीज़ मिलेंगे, लेकिन आपको टेक्निकल एलिमेंट की कमी है, मतलब आप किस तकनीक से उसका जो है उत्पादकता बढ़ाएंगे इसकी कमी है, इसका स्किल नहीं है। तो तकनीकी तत्व की जो है वो उत्तरदायित्व है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के लिए। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर है। तो भारतीय कृषि जो अत्यधिक निर्भर होते हैं, यहाँ के किसान जो निर्भर होते हैं वो मानसून पे निर्भर होते हैं, क्योंकि आए दिन आपको पता होगा कभी भूकंप आ जाती है, कभी बाढ़, मतलब मानसून कहने का मतलब ये हुआ कि जो मानसूनी जो वर्षा होगी तभी तो आपका कृषि अच्छा होगा, तो मानसून पे निर्भर रहते हैं। प्रकृति तो हुआ ही, लेकिन प्रकृति में आपदा भी आता है, तो आपदा आने पे कृषि तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मानसून एक ऐसा टर्म है जो मानसून अगर आता है तो कृषि में
अत्यधिक कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि का महत्व है क्योंकि यह, देखिए भारत में कृषि का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह रोजगार का साधन है, औद्योगिक का आधार है, औद्योगिकरण का और राजस्व में योगदान करती है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है 26 का सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतियों के इंद्रधनुष में शामिल है। तो देखिए कहता है कि इंक्लूड इन रेनबो ऑफ रिवॉल्यूशन आर, तो इसमें आते हैं हरित क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति और नीली क्रांति, ये तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध है। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से है, मतलब खाने वाले अन्न से। जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उसमें खाने वाले अन्न से आते हैं, तो खाद्यान्न, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो दलहन और तिलहन के तेल से। तो यहाँ पे दिया गया है दलहन और तिलहन से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के किस खाद्यान्न फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई वो आपका गेहूं है, और उसके बाद मकई भी आता है, लेकिन गेहूं की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का लाभ किस वर्ग के किसानों को नहीं मिला? देखिए हरित क्रांति का लाभ तो धनी किसान तो उठा पाए ही, साथ में जमींदार भी उठा पाए, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है वो नहीं उठा पाए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध, तो श्वेत क्रांति का संबंध देखिए दूध उजली होती है, तो इससे आपको याद रखना है श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है। तो इसका 33 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध मछली से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की विशेषता है। तो भारतीय कृषि की जो विशेषता है ये एक आजीविका का साधन है, उसके बाद इसकी उत्पादकता निम्न है, और यहाँ पे जोतों का छोटा आकार, मतलब जो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 34 का वो सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण, तो देखिए भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का जो कारण है ये आपका प्राकृतिक कारण तो है ही, तकनीकी कारण भी है और संस्थागत कारण भी है। मतलब देखिए प्राकृतिक कारण क्या है कि आए दिन बाढ़, भूकंप या फिर सुखाड़ आती ही रहती है, तो ये प्राकृतिक कारण हुआ। तकनीकी कारण यहाँ टेक्निक्स की कमी है, मतलब जो तकनीकी ज्ञान होनी चाहिए वो उसका अभाव है। और संस्थागत मतलब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको मतलब गाइडेंस करने के लिए उसकी कमी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न उत्पादकता के पीछे ये तीनों कारण है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के आर्थिक कारण क्या है? तो आर्थिक कारण ये है कि यहाँ पे पूंजी का अभाव है, साख सुविधाओं का अभाव है, और किसान जो है वो ऋण से ग्रस्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के तकनीकी कारण, तो तकनीकी कारण ये है कि अभी भी भारतीय किसान जो है वो उत्पादन के लिए पुरानी तकनीकों का ही उपयोग करते हैं, जबकि एक पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है भारतीय कृषि के ऊपर, लेकिन फिर भी अभी भी भारतीय किसान जो है वो पुरानी तकनीक से अपना कृषि करते हैं। तो यही जो है तकनीकी कारण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें ये ही नहीं, यहाँ पे तो एक तो है ही कि उत्पादन के लिए पुरानी तकनीक का उपयोग होता है, दूसरी बात क्या है कि भारतीय कृषि में अच्छे बीज का भी अभी अभाव है, और फसलों की असुरक्षा भी है। फसलों की सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके वजह से ये सभी जो है तकनीकी कारण है भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता की। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उपर्युक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के प्राकृतिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक कारण आप सभी को पता है कि वर्षा की अनिश्चितता, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। उसके बाद लैंड इरोसियन होता है, मतलब भूमि का क्षरण होता है। प्राकृतिक प्रकोप आते ही रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण है। तो निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण जो है वो यहाँ पे है कि दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली, जनसंख्या का दबाव, धार्मिक कारण, सामाजिक दबाव। देखिए सामाजिक कारण, तो देखिए इसमें दिया गया कि इंस्टीट्यूशनल कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर। तो देखिए जो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के संस्थागत कारण है वो है कि जनसंख्या का अधिक बढ़ना, मतलब जनसंख्या का एक प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, जिससे क्या है भूमि की कमी होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या का दबाव।
40 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए हरित क्रांति के जनक जो है वो एस.एम. स्वामीनाथन जी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है भूरी क्रांति का संबंध है, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, जिसे आप खाद्य पदार्थ कहते हैं, फर्टिलाइजर, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। तो 70%, मतलब 70% लोग जो है भारत में वो कृषि पे ही आश्रित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता में सुधार हेतु उठाए गए कदम क्या है। तो देखिए अभी इसके ऊपर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें संस्थागत सुधार है, तकनीकी सुधार है और कृषि में सुधार से संबंधित नवीन योजनाएं। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है। तो देखिए पहले 2019 की बात करें तो उसमें 37% था, अब जो है ये 2020 में 40% हो गया है। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा, 40%। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सुझाव है। तो वृद्धि के लिए सुझाव है कि आप सिंचाई सुविधा का विकास एवं विस्तार कीजिए, साख सुविधाओं में सुधार कीजिए, उन्नत बीजों का उपयोग होना चाहिए। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के आर्थिक लाभ हैं। तो आर्थिक लाभ क्या है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, उसके बाद कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुआ और रोजगार में वृद्धि हुआ, मतलब हरित क्रांति के आने से इन सभी चीज़ों में वृद्धि हुआ। तो प्रयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के सामाजिक लाभ क्या हैं। तो सामाजिक लाभ ये है, देखिए बेरोजगारी में हरित क्रांति के सामाजिक लाभ में ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुआ, मतलब लोग रोजगार हुए, लोगों को रोजगार मिला, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जनसंख्या का देखिए रोजगार मिलने से क्या हुआ, जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 47 का सही उत्तर हो जाएगा। 48 में क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के दोष हैं। तो हरित क्रांति का दोष क्या है कि हरित क्रांति से देखिए खाद्य अन्नों का जो उत्पादकता है वो तो बढ़ा, मतलब कृषि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उसकी प्रोडक्टिविटी होने लगी, जिससे क्या हुआ, लोग औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हो गए। बेरोजगारी में वृद्धि तो नहीं हुई क्योंकि उसके तहत आपको रोजगार भी मिला। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा कि हरित क्रांति के दोष यही है कि लोग औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हो गए और दूसरे क्षेत्र को छोड़ दिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता है तो सुझाव क्या क्या है। तो देखिए सफलता है तो यही सुझाव है कि छोटे किसानों के लिए आप हरित क्रांति होनी चाहिए, भूमि की न्यूनतम सीमा होनी चाहिए और मिट्टी की अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का। और अंतिम प्रश्न बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपके पार्ट 3 से जुड़ी जो भी स्टडी मटेरियल होगी वो भी आपको अप टू डेट इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, और साथ में जो भी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन जो है हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा है। तो हरित क्रांति से किस चीज़ का उपयोग बढ़ा है। तो देखिए उत्तम किस्म के बीज का उपयोग बढ़ा है, सिंचाई का उपयोग बढ़ा है और उर्वरक का भी उपयोग बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ये रहा आप लोगों का वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि पार्ट 2 की इसका जो पार्ट 2 वीडियो अपलोड की जाएगा उसका किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।